आप देख रहे हैं फिलो स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं फिलो स्टडी के एनसीईआरटी श्रृंखला में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा इस एनसीईआरटी श्रृंखला को पढ़कर। तो आज हम लोग इस वीडियो में श्रृंखला में जो एनसीईआरटी श्रृंखला है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 को लेकर आए हैं। इसको पूरी कंसेप्ट और एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट करेंगे ताकि आप सभी एग्जाम में क्वेश्चन को आत्मविश्वास के साथ सॉल्व कर पाएँ। और एक बात और ध्यान रखें कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस वीडियो का एनसीईआरटी श्रृंखला में जो इसका पिछला वीडियो जो वीडियो नंबर 1 है, ये वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें ताकि आपको वीडियो नंबर 2 को समझने में और ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें, इसी श्रृंखला में आप जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका MCQ सीरीज भी चल रहा है। जैसे ये वाला जो है MCQ सीरीज, ये चैप्टर नंबर 1 के लिए है, ये चैप्टर नंबर 1 का MCQ है। तो जो आप नहीं देखे हैं तो उसका जाके चैप्टर नंबर 1 देख लीजिए। इसी चैप्टर नंबर 1 का MCQ भी डाला हुआ है प्ले लिस्ट में, आपको मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाकर आपको क्या क्या देखना है, तो इस बात का ध्यान रखें। पहले आपको चैप्टर 1 को देखना है, चैप्टर 1 को देखना है और इसका चैप्टर 1 का थ्योरी भी देखना है और इसका MCQ भी लगाना है, ठीक है। ऐसा ही आपका जो चैप्टर 2 चालू होगा, अभी जस्ट हम चैप्टर 2 आपको पढ़ाएंगे, तो उसके बाद इसका थ्योरी आप जब देख लीजिएगा तो थ्योरी के बाद इसका MCQ भी जाकर आप सोल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरे के पूरे, ये दोनों चैप्टर या ऐसा बहुत सारे जो चैप्टर आएंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। और एक टॉपिक में जाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि डेली का करंट अफेयर जो चल रहा है उसको आप डेली नित्य दिन देखा करें ताकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर का जो परेशानियां होता है उसको आप दूर कर पाएँ। आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, जिसका चैप्टर 2 का नाम ही है आरंभिक मानव की खोज। ये नाम है आरंभिक मानव की खोज। इसमें एक तुषार नाम का लड़का रहता है जो रेल यात्रा करता है। तो रेल यात्रा में क्या देखता है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। मगन का मतलब उसे मन लगने लगा उसको, ठीक है। तेज दौड़ती हुई गाड़ी, यानी जो रेलगाड़ी थी, तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। आप भी जब यात्रा कर रहे होंगे रेल में तो आप देख रहे होंगे कि ट्रेन जब आगे की तरफ जा रही है तो वहाँ का स्थिर जमीन है जो वो पीछे की तरफ लौटता है यानी जाता है। ऐसा ही इस बच्चे का भी ख्याल आया होगा। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। तो उसके चाचा ने कहा कि अभी से 150 साल पहले ही रेल से लोग यात्रा करना शुरुआत किया था। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। जो बस है, कार है, ये सब चीज़ें रेल के कुछ दशक बाद ये सब का आगमन हुआ। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाला सवारियां नहीं होती थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे। ऐसा तुषार के दिमाग में आया कि जब 150 साल पहले ही रेल यात्रा का शुरुआत हुआ है तो उससे पहले लोग कैसे यात्रा करते थे, उसके दिमाग में ऐसी ख्याल आई। तो क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। उसने सोचने लगा जब सवारियां नहीं थी, रेल बस गाड़ी जो भी नहीं था, तो क्या उस समय के लोग अपना जीवन एक ही जगह पर खत्म कर देते थे, बिताते थे। तो नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आरंभिक मानव की खोज, ठीक है। इस चैप्टर को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव हम लोग का टॉपिक नेक्स्ट में है, ये आपका, ठीक है। ये आपका टॉपिक है आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप हमने आपको बता दिया था, ठीक है। उपमहाद्वीप जो आप पहला चैप्टर पढ़िएगा उसमें जाके देखिएगा, उपमहाद्वीप का डेफिनेशन दिए हैं। में 20 लाख पहले रहा करते थे। यानी हम लोग को बारे में जानते हैं, जैसे उन लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं कि उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज उन्हें अखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। तो जो आप ये नाम देख रहे हैं आखेटक या खाद्य संग्राहक, इसका मतलब ये होता था, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो ये भोजन का जो इंतजाम करते थे, तो भोजन के इंतजाम की वजह से इनका नाम क्या पड़ा, आखेटक।
आखेटक इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये भोजन का इंतजाम करते थे, ठीक है। और संग्राहक थे, संग्राहक का मतलब स्टोर करना, भोजन का इंतजाम भी करते थे और उस भोजन को संग्रह भी करते थे, इसका मतलब स्टोर भी करते थे, ठीक है। आखेटक का मतलब शिकार करना, शिकारी को आखेटक कहा जाता था, तो शिकार करने वाले व्यक्ति को आखेटक, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, इसमें आमतौर पर आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियों को पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे, ये सब खाने के लिए करते थे और इकट्ठा करके उसको संग्रह करते थे, इसलिए इनको संग्राहक कहा जाता है। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे अनगिनत प्रजातियां मिलती है, जैसे हमारा जो भारत है उपमहाद्वीप का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है कि अनगिनत पेड़ पौधे और हरियाली पाई जाती है। तो जब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर प्रजातियां भी बहुत होगी। प्रजातियां का मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है कि प्रजातियां का मतलब अलग अलग प्रजाति यानी जाति का जीव जंतु, उसको अलग अलग प्रजातियां कहा जाता है, ठीक है। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो जो पेड़ और पौधे से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, पेड़ पौधे से खाद्य पदार्थ जो मिलते हैं, ये अत्यंत भोजन के लिए महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी अच्छा सोर्स के बारे में बात करें तो अच्छा सोर्स क्या है, तो जो भोजन यानी जो पेड़ पौधे से जो खाद्य पदार्थ निकलता है, जैसे पेड़ से आम का फल, बहुत सारी चीज़ें निकलती है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी स्रोत है जो हमारे जीवन को जीने के लिए कारगर है, ठीक है। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। जब वो लोगों से बात कीजिएगा तो क्या ये सब करना आसान था, तो बिल्कुल भी आसान नहीं था ये सब करना। ये सब करना उन लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। ऐसे कई जानवर जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, बिल्कुल मानव से तेज भागने वाले बहुत सारे जानवर हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी हैं, हाथी है, शेर है, सब बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं। जानवरों के शिकार चिड़िया या मछलियों को पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क होना पड़ता होगा, जागरूक और तेज होना पड़ता होगा, जागरूक भी होना पड़ता होगा और तेज भी होना पड़ता होगा। और पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता होगा कि पेड़ पौधे कौन से खाने योग्य हैं, कौन से खाने योग्य नहीं है। पेड़ पौधे मतलब जो पेड़ पौधा हुआ करता होगा कौन से खाने योग्य होते थे, क्योंकि कई तरह के पेड़ पौधे विषैले भी होते हैं, उनको खाने के बाद आपको मृत्यु हो जाएगी। विषैले का मतलब पॉइजनस यानी जहरीला होते होंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही फलों को पकने के समय की जानकारी बहुत ज़रूरी होती थी। उस समय लोगों को ये बात का भी पता होना चाहिए था, मतलब होता होगा कि फल कब पक रहे हैं, कितने साल बाद पक रहे हैं, ताकि वो आगे उसी समय उस जगह पर आकर फल का इस्तेमाल कर सके भोजन के रूप में, है ना। ये सब सारी चीज़ें रही जो हम लोग टॉपिक पढ़े। आरंभिक मानव आखिर ये इधर उधर क्यों घूमते थे, तो हम लोग इस बात को समझें कि जानवरों को शिकार चिड़िया पकड़ने के लिए सतर्क रहना, गर्म देश की वजह से उपमहाद्वीप में इधर उधर भटकना ताकि पेड़ पौधे से खाद्य पदार्थों को जुटा पाए हो, भोजन के इंतजाम के लिए, है ना, ये सब चीज़ के लिए इधर उधर भटकते थे। अब देखिए, इसमें एक मेरा नया पेज जुड़ा हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम लोग पढ़े हैं उस पेज का उसी का ये शॉर्ट नोट्स है। तो तुषार की रेल यात्रा वो कहाँ से कहाँ कर रहा था, तो दिल्ली से चेन्नई का रेल यात्रा। जब सवारियां नहीं हुआ करती थी तो लोग कैसे इधर उधर यात्रा करते होंगे, क्या यात्रा नहीं करते थे, ऐसा ही तुषार सोचा था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। यात्रा लोगों को सदियों से करते आ रहे हैं, लोग यात्रा बहुत पहले से करते आ रहे हैं, सवारियां हो या न हो। आरंभिक मानव देखिए, जस्ट हम लोग जो पढ़े हैं उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, आरंभिक मानव क्यों घूमते थे, तो आप याद रखिएगा आरंभिक मानव जो थे आखेटक थे, जिनका नाम और दूसरा नाम क्या है, खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। क्यों घूमते थे, तो भोजन के इंतजाम के लिए करने की वजह से घूमते थे। इनका नाम ऐसा आखेटक क्यों पड़ा, क्योंकि भोजन के इंतजाम करने की वजह से इनका नाम आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में पड़ा। 20 साल पहले, 20 साल नहीं है ये, ठीक है, 20 लाख साल पहले रहा करते थे ये लोग उपमहाद्वीप में। कहाँ रहते थे, उपमहाद्वीप के क्षेत्र में आखेटक और संग्राहक रहा करते थे, आरंभिक मानव, ठीक है। जनरली ये क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। जनरली इनका काम क्या था, जानवरों का शिकार करना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो ये भोजन के इंतजाम की वजह से। कहाँ रहते थे, तो उपमहाद्वीप में रहते थे। उपमहाद्वीप में कब रहते थे, तो 20 लाख साल पहले रहते थे, ठीक है। और जनरली किस चीज़ का शिकार करते थे, तो जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, उपमहाद्वीप में पेड़ पौधे की बहुत प्रजातियां पाई जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उपमहाद्वीप गर्म प्रदेशों का क्षेत्र है, इसकी वजह से इसका पानी प्रजातियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नोट में करके आप समझ लीजिएगा, ये सब करना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा, इस बात का बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि उस समय जानवर बहुत तेज होंगे, जानवर बहुत तेज भागते होंगे, बहुत ताकतवर होंगे, ये सब सारी चीज़ें रही होगी, तो उनके लिए चैलेंजिंग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है कि यह सब करने के लिए उन सबको जागरूक, सतर्क, ये सब करने के लिए उनको क्या होना चाहिए था, जागरूक होना पड़ता होगा, सतर्क रहना पड़ता होगा। क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, इस चीज़ का समझ होना पड़ता होगा उन लोगों के लिए। तो ये सब बहुत चैलेंजिंग रहा होगा उन लोगों के लिए उस समय का ज़िंदगी।
और समय का जानकारी भी करनी पड़ती होगी, तो किस समय में फल पक रहा है, किस समय में फल नहीं पक रहा है, कौन सा जगह में मानसून कैसा है, रहने लायक है या नहीं है, ये सभी बहुत ज़रूरी होता होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये रह रहे हैं और यहाँ का मानसून खराब हो गया, तो ये फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ जब खराब हुआ तो यहाँ पर मानसून अच्छा होगा, तो ये लोग यहाँ से प्लान करके यहाँ पर आते होंगे। तो उन लोगों के लिए बड़ी चैलेंजिंग होता होगा, तो समय का जानकारी भी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती होगी। ठीक है, ऐसा क्यों समय का जानकारी, ताकि ये समझ पाएँ कि कब फल पका या नहीं पका। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखिए डेली करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर फिलो स्टडी पर, आप इसको रेगुलर वाइज देखते रहें, ताकि आपको इस बात का समझ हो जाए कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो नेक्स्ट में ये देखिए, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, आप इसको बना सकते हैं। ऐसे समुदाय में रहने वाले जो समुदाय है, उस समुदाय में रहने वाले बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोचिए आप। ठीक है, ज्ञान और गुण का वर्णन कीजिए। वैसे समाज में जब बच्चे रह रहे हैं तो कैसा उनका ज्ञान होता होगा, क्या गुण होता होगा, और इसमें आपका ऐसे गुण में और ज्ञान में क्या आप में है या नहीं है या कैसा है, इसका वर्णन आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। सिंपल सी बात है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते होंगे, इसका क्या कारण होगा, तो इसके लिए 4 कारण है। ठीक है, ये चारों कारण का हम लोग समझते हैं, ऐसा क्या कारण है कि ये लोग एक जगह से दूसरे जगह घुमा करते थे। तो इसमें पहला कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वो भोजन के तलाश में उन्हें, यानी जो लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता होगा भोजन के तलाश में। तो पहली बात ये है कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, भोजन के तलाश में। ऐसा क्यों होता होगा, तो मान लीजिए आप कोई एक जगह पर हैं, कोई एक स्थान पर हैं आप, और इस स्थान का पूरा भोजन, यानी जितने भी खाद्य पदार्थ थे, जो भी आपका फल था, फ्रूट था, जो भी यहाँ पर इस जगह पर भूमि पर था, इसको आपने पूरा का पूरा खा लिया। ठीक है, तो खाने के बाद आपको यहाँ का तो पूरे के पूरे संसाधन खत्म हो गए, ये सब खत्म हो गए, तो अब आप कहाँ जाइएगा, तो इसकी वजह से आप खोज करने के लिए कि ऐसा और जगह है या नहीं है, तो आपको एक नए जगह पर जाना पड़ता होगा। तो ऐसा ही उस समय के लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे, तो उन लोगों को पहला कारण क्या होता होगा, तो भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे। ऐसे ही दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, तो पूरा दूसरा पॉइंट देखिए उनका, दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट में यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या हिरण, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते होंगे, इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। सिंपल सी बात है कि अगर कोई एक जानवर है, ये जानवर अगर भाग रहा है, तो उसके पीछा करते करते लोग एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते होंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि दूसरा पॉइंट में क्यों जाते थे लोग, तो जानवरों का पीछा करते करते। ठीक है, ये जानवर है, इसका पीछा करते करते सभी लोग इसके साथ जाते होंगे, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जाया करते होंगे। तीसरा वजह क्या बनता है, तो तीसरा वजह है कि यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल लगने का अलग अलग मौसम आते होंगे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त स्थान, यानी उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसे मान लीजिए सुखाड़ के समय में वहाँ फल फूल नहीं लगा, तो जहाँ पर आपका जलवायु और वातावरण अनुकूल हो कि आपको फल मिल जाए, वो वहाँ का पेड़ पौधे हरियाली हो, वहाँ के पेड़ पौधे फल देते हों, तो सुखाड़ पे रहने के बजाय, सुखाड़ के जगह पर रहने के बजाय वो लोग हरियाली और जहाँ फल मिल जाए वहाँ पर वो लोग आसानी से पलायन कर जाते होंगे। पलायन का मतलब चले जाते होंगे, ताकि उनको खाने के लिए कुछ, मतलब खाने के लिए भोजन के रूप में कुछ मिल जाए। तो मौसम के अनुसार वो एक इलाके से दूसरे इलाके घूमते रहते होंगे। ठीक है, तो 3 कारण पता चल गया। चौथा कारण की बात करेंगे, चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में मिलता है। यद्यपि जबकि कई नदियाँ, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, मतलब ऐसे बहुत सारी नदी है, बहुत झील है जहाँ का पानी कभी जल्दी नहीं सूखता है। तो झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के पास जाके पहुंच जाता है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कुछ ऐसे झील, कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो सूख जाती है, और वहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति रह रहा है और यहाँ का नदियाँ और झील सूख जाते हैं, तो सूखने के बाद ये क्या करते होंगे कि ऐसे नदी और झील के पास जाते होंगे जहाँ पर कभी कुछ सूखता नहीं होगा पानी वहाँ का। तो ऐसी बहुत सारी नदियाँ और झीलें हैं जहाँ का पानी हर मौसम में थोड़ा ना थोड़ा जरूर रहता है। तो ये लोग यहाँ से पलायन कर कर ऐसे जगहों पर आ जाते होंगे, ताकि उनको जीवन जीने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो 4 कारण है जिसकी वजह से ये लोग
एक जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे। और एक बात का स्मरण रखिएगा कि ये लोग, स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे, उस समय सवारियाँ नहीं होती थी। और एक बात और भी है कि कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये लोग अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें रही आपको इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। सिंपल सी बात है कि शुरू में मानव कैसे थे, इनकी जानकारी कैसे मिलती है, तो इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको पॉइंट को देख लेते हैं जो इसमें लगा हुआ है, न्यू पेज का इंपॉर्टेंस देखना हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें न्यू पेज के बारे में पता चल जाएगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, घूमने का 4 कारण हो सकते थे। पहला कारण क्या था, दूसरा कारण क्या था, तीसरा कारण क्या था और चौथा कारण क्या था। तो पहला कारण आपका था कि भोजन की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, जानवरों को पीछा करते हुए लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, मौसम के अनुसार लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, नदियाँ सूख जाने के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। जबकि ये भी मैंने बताया आपको कि मित्रों से मिलना, अपने परिवार से मिलना या रिश्तेदार से मिलने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और स्मरण रखने की बात ये है कि ये लोग पैदल ही चारों तरफ यात्रा करते थे। ठीक है, उस समय कोई साधन नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है। तो आइए, पुरातत्वविदों को कुछ वस्तु मिली जिसका प्रयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। आखेटक और खाद्य संग्राहक के बारे में मैंने बता दिया कि ये कौन थे। ये मेनली उपमहाद्वीप में रहने वाले कुछ व्यक्तियों का नाम था जो आखेटक और संग्राहक, इनके जीवन में भोजन को मतलब खोज करने की वजह से इनका नाम आखेटक और संग्राहक बना। ठीक है, तो ये इनकी कुछ वस्तुएं मिली, वस्तुएं का मतलब कुछ सामान मिला। ठीक है, कुछ सामान मिला, वस्तु का मतलब जानवर मत समझिएगा। तो कुछ वस्तुएं मिली, कुछ सामान मिला, उसी से पुरातत्वविद के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया है कि वैसा व्यक्ति जो अतीत के बारे में बता सकता है। अतीत के बारे में कैसे बताएगा, तो अतीत के वस्तुओं का अध्ययन करके ये लोग बताते हैं कि उस समय की घटनाएं कैसे हुई थी, क्या हुआ था। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये लोगों को ऐसा क्या मिलता होगा जो बताते होंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो कुछ पत्थर मिलते होंगे जिससे ये लोग बताते होंगे कि भाई पत्थर देखकर उसका अध्ययन करते होंगे पत्थर पे, तो बताते होंगे ये लोग कैसे रहते हैं, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे। औजार मिलते होंगे, लकड़ी मिले होंगे, हड्डियाँ और इत्यादि, ये सब चीज़ मिला था जिससे ये लोग को पता चला कि ये लोग कैसे जीवन जीते थे। ठीक है, इनमें पत्थर का औजार आज भी उपलब्ध है। जो पत्थर का औजार मिला था उन लोगों से आज भी उपलब्ध है ये पत्थर का औजार। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पत्थर का औजार ही है, ये पत्थर का औजार है। ठीक है, ऐसा इसको आप देख सकते हैं, ये पत्थर का आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला जो क वाला है, ये जो क वाला है ये बड़ा पत्थर है। ख वाला देखिए थोड़ा सा इससे छोटा है, ये थोड़ा सा और छोटा है, ये और ये नोकीला है, देख रहे हैं, ये नोकीला है। ठीक है, ये घ वाला देखिए बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, ये सब लगभग औजार बनाया गया, आप देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला नोकीला जगह बनाया गया, ये नोकीला ऐसा लग रहा है कि चक्कू की तरह बनाने की लोग कोशिश किया था। ठीक है, ये सब ऐसा बनाया गया था। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ क, ये पत्थर बने हैं प्राचीनतम औजार, सबसे ज़्यादा प्राचीन औजार यही है। ठीक है, इन्हें कई हजार, ख की बात करेंगे तो ख वाला को देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया होगा। ये वाला ख वाला, ग वाला देखिए इन्हें और बाद में बनाया गया होगा, जबकि घ वाला इन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। अंग वाला ये गुटिका यानी प्राकृतिक पत्थर है, गुटिका प्राकृतिक पत्थर है। आप इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले ये वाले पत्थर बनाया गया, फिर उसके बाद ख वाला, फिर ग वाला, फिर घ वाला, फिर अंग वाला। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों का औजार बनाया हो, मतलब जो भी काम करना होता होगा उसके लिए ये लोग औजार बनाते थे ताकि उसको काम करने में आसान हो। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं, आज भी सेव किया गया यानी बचा हुआ है पत्थर का औजार, उससे पुरातत्वविद अध्ययन करने में उन लोगों के लिए आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखा जाए, यहाँ दिया है यह पत्थर के औजार के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिसमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं, कारण सहित उत्तर दो। ये क्वेश्चन हो गया आपको, जो कि आपको बताना भी चाहिए अगर आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आप बताइए, जैसे मान लीजिए औजारों का उपयोग क्या क्या है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर बताया औजारों का उपयोग काम करने के लिए, लकड़ियाँ और हड्डियों को औजार बनाया जाता था, ये सब चीज़ों के लिए औजार बनाया जाता था, सुरक्षा के लिए भी औजार बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस को काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जस्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं इसी का ये आंसर है। ठीक है,
कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, भाला बाण ये सब बनाया जाता था उसको एकजुट करके सबको, ठीक है। तो ये सब चीज़ का काम किया जाता था इस पत्थरों से। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, जो आपका औजार बनाते थे वो लोग, उससे लकड़ियाँ भी काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के लिए किया जाता था, साथ ही साथ झोपड़ी भी बनाते थे लकड़ी से। ईंधन का मतलब होता है खाना बनाने के लिए, ईंधन का मतलब खाना वाना बनाने के लिए ईंधन आप जो देख रहे हैं ईंधन का मतलब होता है। और औजार बनाने के, लकड़ी का औजार बनाने के लिए भी उपयोग होता था, झोपड़ी बनाने के लिए भी, और ईंधन का मतलब जलाने के लिए भी, यानी खाना वाना बन जाए उसको जलावन के लिए भी काम लोग करते थे। ये काम था उनका मेनली। ये सब बात कीजिएगा तो ये पत्थरों का और लकड़ियों का काम था जो उस समय लोग किया करते थे आरंभिक जीवन में। नेक्स्ट आइए देखते हैं। ये कुछ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा होगा, बड़ी सुंदर सा चित्र है कि यहाँ पर है कि पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये देख रहे हैं, ये वाला चीज यहाँ पर जड़ में पत्थर पकड़ा हुआ है, ये पत्थर ऐसा है कुछ, यही पत्थर के नोकीले जो भाग है इसी से मिट्टी को खोदा जा रहा है। और ये मिट्टी से खोद कर क्या किया जा रहा है कि सिंपल सी बात है कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ना, जड़ों को खोदा जा रहा है, ठीक है, ताकि खाने वाले चीज उसको कुछ मिल जाए, जैसे आलू हुआ, ये सब चीजें। यहाँ पर देखिए, दाएं में देखिए, यहाँ पर दाएं में ये पत्थर है, देख रहे हैं कितना नुकीला यहाँ बनाया गया है। जानवरों के खाल बने वस्त्रों को सिलने के लिए, सोचिए जानवर का खाल है, उसके उससे बने हुए वस्त्र यानी जो कपड़े होते थे उसको लोग सिलते थे पहनने के लिए। देखिए एक कपड़ा था, जानवरों का खाल है, इसे कपड़ा यानी वस्त्र बनाया जाता था, उसको सिलने के लिए इसको उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये हमारा क्या हुआ, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग ध्यान देते हैं औजार का उपयोग। तो औजार का उपयोग क्या होता था, जानवरों की हड्डी, मांस तथा छाल उतारने के लिए किया करते थे जानवरों का उपयोग। और क्या चीज, भाला बनाने के लिए, बाण बनाने के लिए, ऐसे औजारों के लिए भी इसका औजार का उपयोग किया जाता था, पत्थर से बनते थे ये सब। लकड़ी का प्रयोग झोपड़ी के लिए किया जाता था, ईंधन के लिए यानी खाना या जलावन के रूप में भी किया जाता था, और जानवरों के खाल को सिलने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। औजार सबका यही सब मेनली उपयोग था, जानवरों का हड्डी, ये सब चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आप रिपीट करके याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आसानी से आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आसानी से पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, खाने योग्य जड़ को खोदने के लिए भी पत्थरों के औजार का उपयोग किया जाता था, जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित करना, ये वाला पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इन लोगों का रहने का जगह निर्धारित कैसे होता था, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक संग्राहकों के होने का प्रमाण मिलते हैं। ये चित्र दिया हुआ इसमें देखेंगे, जिसमें लाल कोण वाले स्थान कौन सा है, इसी पर हम लोग ध्यान देंगे। इनके अलावा वे भी कई स्थान आखेटक, खाद्य संग्राहक रहते थे, जहां पर मतलब यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ स्थलों को दिखाया गया, सिंपल सी बात है, इतना परेशान नहीं होने की जरूरत है। ये देखिए कुछ स्थल है, जो कौन कौन से स्थल है इसको इंडिकेट किया गया कलर से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये पूरा पसाड़िक स्थल है, पूरा स्थल है, नौ पसाड़िक पूरा स्थल है, महापसाड़िक पूरा स्थल है, आरंभिक गांव है, और आधुनिक नगर है। और क्या आपको आधुनिक नगर है, ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा इसको कैसा अंडरलाइन किया गया है, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ फिगर, ये देखिए यहाँ पर इसको रेड से दिखाया गया है, ठीक है। इसको देखिए कुछ ऐसा फिगर से दिखाया गया, इसको इसको कुछ ऐसा फिगर से दिखाया गया, कुछ ऐसा आरंभिक गांव को या आधुनिक नगर को, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिगर में, पहले एक बार और ध्यान रखिए, ये वाला ट्रेंगल जैसा पूरा पसाड़ी पूरा स्थल है, ऐसा कुछ दिया हुआ आपको ब्लू कलर का, वो आपको नौ पछाड़िक पूरा स्थल है। ये ग्रीन कलर का है, महापछाड़िक पूरा स्थल है, जबकि ये डायमंड का शेप का है आरंभिक गांव है, और ये स्टार शेप का है आधुनिक नगर है। तो इस चित्र में आप जाके भारत का जो मैप है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ है। जैसे में आप यहाँ देखिएगा, ये देखिए बुर्ज होम यहाँ पर है, मेहरगढ़ यहाँ पर है, जो कि ये सब कैसा स्थल है, पूरा पसाड़िक पूरा स्थल है। बुर्ज होम, मेहरगढ़, चिरांद, यहाँ पर कोल्डी हवा, और कोल्डी हवा के साथ महागड्ढा भी है, ठीक है, हल्लूर भी है, देखिए ये दावोजली हेडिंग भी है, और यहाँ पर पेयम पल्ली भी है, ठीक है। तो ये सब जो स्थान है, आपको कौन सा स्थान है, पूरा पसाड़िक पूरा स्थल है। जबकि नौ पसाड़िक स्थल का बात कीजिएगा, पूरा पसाड़िक सॉरी जो नौ पसाड़िक स्थल है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब के सब कैसा स्थल है, तो ये नौ पसाड़िक स्थल है, जो आपको डायमंड कलर का ऐसा बना हुआ है, डायमंड कर रहे हैं वो स्क्वायर टाइप का,
ये आपका कैसा है, नौपाषाणिक है, नौपाषाणिक, नौपाषाणिक स्थल, नौपाषाण स्थल। तो इसी स्थल में अब आगे देखते हैं, ऐसा पॉइंट देख लीजिएगा आप एक बार, इसको पॉज करके इसको रोक कर देख लीजिए। बाकी आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बताते हैं आपको कि पाषाण काल क्या होता है। तो पाषाण काल में पत्थरों का काल को पाषाण काल कहते हैं, जिसमें से 3 भाग होते हैं इसका, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, आरंभिक गांव, आधुनिक नगर, उसमें जो डिफाइन किया है उसको आप देख लीजिएगा। ये तीनों को वो ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को आइए हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय, पत्थरों का उपकरण, उपकरण का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखिए, उपकरण का मतलब क्या होता है यहाँ पर, औजार। उपकरण का मतलब औजार। तो पत्थरों का औजार बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, वो लोग अच्छे पत्थर मिल सके, वहाँ रहना आसान होता था वो लोगों के लिए। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि पत्थर से वो लोग औजार बना लेते थे। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहाँ भी लोग पत्थर का औजार बनाते थे, जिस स्थल पर, उस स्थल का नाम होता था उद्योग स्थल। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आमतौर पे हम ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। मान लीजिए कोई आप औजार बना रहे हैं, अगर अच्छा नहीं बना होगा तो आप उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो औजार बनाने वाला जो वस्तु है, यानी जो चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, उसका कीमत ज़्यादा नहीं होने की वजह से आप उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप कोई पत्थर उठाएं और पत्थर आपके लायक नहीं हुआ, तो उस पत्थर को आप वहीं छोड़ देते हैं, फिर दूसरा पत्थर उठाते हैं। तो वैसा ही उस समय के लोग भी कुछ किया करते होंगे ऐसा ही। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों को टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते होंगे। जब कोई औजार बनाता है तो उसको तोड़ता होगा, छोटा छोटा करता होगा या बड़ा करता होगा, जैसा भी करे, तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो भी तो मिलते होंगे वहाँ पे। तो कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहते थे। तो ऐसा ही होता होगा जब आप औजार स्थल, यानी ऐसा स्थल पे आप रह रहे हैं जहाँ पर आप उद्योग बना रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत दिनों तक रहना होता होगा। तो ऐसे स्थल पर जहाँ पर ये लोग ज़्यादा दिन तक रहता था, उसको आवासीय और उद्योग स्थल कहा जाता था। उस जगह को आवासीय स्थल कहा जाता था जहाँ पर ये लोग बहुत दिनों तक सर्वाइव करते थे, रहते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो इतने पॉइंट समझ में आया कि उद्योग स्थल क्या है, ये वाला पॉइंट कि उद्योग स्थल क्या है। ठीक है, और बाकी उद्योग स्थल किसे कहते हैं। नेक्स्ट आवासीय और उद्योग स्थल किसे कहते हैं, इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। आवासीय, जो आवासीय पुरावस्थल, उन्हें, यहाँ देखिए पॉइंट लिखा हुआ, आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते थे जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक कंदराव है और एक गुफा है। स्थल भी है, तो स्थल तो आप समझ गए होंगे, स्थल का मतलब स्थान होता है। गुफा का मतलब जो पहाड़ों के अंदर या कहीं भी गुफा के टाइप हो, गुफा आप समझ रहे होंगे, कैबेज। तो वो हुआ कंदराव भी। तो कंदराव भी गुफा की तरह ही होता है, मंदिर वंदिर जिसको आप कहते हैं कंदराव है। जैसे ऐसे स्थल मतलब उनको जहाँ वो रहते थे पूरा स्थल में, तो इनमें से गुफाओं और कंदराव बहुत सारे स्थल ऐसा भी मिले हैं जहाँ ये लोग रहते थे। ठीक है, अब भीमबेटका क्या है, तो भीमबेटका याद रखिएगा, भीमबेटका गुफा है जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पे है, तो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लोग इन गुफाओं में क्या करते थे, तो याद रखिएगा, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे, क्यों रहते थे, क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। एक गुफा में रहने का वजह इन लोगों का ये था कि यहाँ पर बारिश, धूप, हवा, ये सब चीज़ों से उनको बहुत राहत मिलती थी, तो ये लोग यहाँ रहना बहुत अच्छा समझते थे और इन लोगों के लिए अनुकूल रहता होगा। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी के पास है। प्राकृतिक गुफाएं का मतलब क्या होता है, तो प्राकृतिक गुफाओं का मतलब ये होता है कि ऐसा गुफा जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ हो। जैसे पहाड़ों के बीच में जो गुफा बनता है, पहाड़ के बीच में जो, यानी पहाड़ से जो गुफा बनता है, ये प्राकृतिक गुफा है, नेचुरल कैवेज है। तो याद रखिएगा, इसको प्राकृतिक गुफाएं कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दक्कन, दक्कन आपको पता है कि भारत के जो क्षेत्र है दक्कन वाला, ये भारत वाला, ये वाला दक्कन का क्षेत्र है। भारत के मैप में जाइएगा तो ये दक्कन का क्षेत्र है, यहीं पर सबसे ज़्यादा, यहीं पर मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी है, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा आपको प्राकृतिक क्या मिलते हैं, तो गुफा मिलते हैं। ठीक है, तो बस यही सब सारी चीज़ था। जैसे आप ये फिगर में आप देख सकते हैं, यही प्राकृतिक गुफा है। देखिए ये प्राकृतिक गुफा है ना। यहाँ पर देखिए ये सब गुफा है, जो दिख रहे हैं आप, कभी आप जाइए उधर घूमने तो आपको पता चले ये सब गुफा है। ठीक है, ये नेचुरल गुफा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है
जहाँ लोग पत्थर से औजार बनाते थे, ये लिखा हुआ है ना, जहाँ लोग पत्थर से औजार बनाते थे वैसे जगहों को उद्योग स्थल कहा जाता था। कौन सा स्थल? उद्योग स्थल कहा जाता था। ठीक है। लंबे समय तक रहने वाले स्थल को आवासीय उद्योग स्थल कहा जाता था। तो इस बात को याद रखिए, आवासीय उद्योग स्थल कहा जाता था जहाँ पर लोग लंबे समय तक रहते थे। और जहाँ लोग रहते थे उसे आवासीय पूरा स्थल कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात है, आवासीय पूरा स्थल उस स्थल को कहते हैं जहाँ पर लोग रहते थे और जहाँ लंबे समय तक रहते थे। ठीक है। गुफा की बात करेंगे तो गुफा क्या था? तो लोग गुफा में इसलिए रहते थे, क्यों रहते थे? इसलिए रहते थे क्योंकि लोग धूप, पानी, हवा से बच सके, यानी सुरक्षा पाने के लिए ये सब चीज़ों से ये लोगों को सुरक्षा मिलता था, इसलिए ये लोग गुफा में रहना बहुत आसान समझते थे। जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करें तो एक गुफा है भीमबेटका का गुफा, जो मध्य प्रदेश में है। नोट में आप याद रखिएगा, प्राकृतिक गुफाएं ज़्यादा विंध्य और दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है, जो हम लोग अभी देखे थे जस्ट ऊपर में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल या अन्य? तो सिंपल सी बात है, जहां आप रहते हैं उसके बारे में अगर बताना पड़े तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आवास कहना सही है। उद्योग स्थल उस स्थल को कहते हैं जहां पर वो लोग औजार बनाते थे, और आवास और उद्योग स्थल उस स्थल को कहते थे जहां लोग औजार बनाने में ज़्यादा समय लग जाता था तो वहां पर आवास कर जाते थे। औजार वाले स्थल पर रहने वाले जगह को आवास स्थल और उद्योग स्थल कहा जाता है, जबकि हम लोग जहाँ रहते हैं उसको आवास कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, पूरा स्थल क्या होता है? तो पूरा स्थल के बारे में थोड़ा समझते हैं, पूरा स्थल होता क्या है। तो मेनली पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, पूरा स्थल जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिले। ऐसा स्थल जहाँ पर अवशेष मिले, किस चीज़ का? तो औजार का मिले, बर्तन का मिले, है ना, इमारत का मिले, ऐसे वस्तुओं का अवशेष मिले उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। ये सब जो औजार है, बर्तन है, इमारत है, ये सब लोग ऐसा यूज इसलिए किया होगा कि वस्तुओं का निर्माण कर पाए, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए होंगे। वहां पर पहले गए होंगे, जाकर वो औजार बनाए होंगे, फिर अंततः उस स्थल से वो लोग अपने घर की तरफ चले गए होंगे और वो स्थल वैसा ही रह गया होगा। ठीक है। तो उस जगह को हम पूरा स्थल कहते हैं। ये जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं पूरा स्थल, जमीन के अंदर भी हो सकते हैं, कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। यानी समुद्र और नदी के तल में, तल का मतलब नीचे वाले हिस्से में भी पाए जाते थे। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ थे और कैसे कैसे वहां से चीजों को निकाला गया है बाहर। ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, पाषाण औजार। पाषाण का मतलब पत्थरों का औजार की बात करेंगे तो ये पाषाण औजार हुआ। ठीक है। तो पाषाण औजार देखते हैं ये क्या है। तो पाषाण औजार का निर्माण, उसका निर्माण कैसे हुआ? तो पाषाण और उपकरण को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता है। कितने तरीके से? दो तरीकों से बनाया जाता है। पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, याद रखना ये बात को आप। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, स्टोन। ठीक है। पहला तरीका क्या है पाषाण पत्थर को बनाने का? तो पत्थर से पत्थर को टकराना। पत्थर से पत्थर को टकराइए, इससे क्या होगा? यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आप घर में जब मिस्त्री ईंट पर हथौड़ी को मारता है तो मान लीजिए एक पत्थर हथौड़ी को समझ लीजिए और एक पत्थर ईंट को समझ लीजिए। तो यहाँ कह रहा है कि उसे एक हाथ में लिया जाता था। कौन से? जिस पत्थर को आप औजार बनाते थे, औजार बनाना चाहते थे, उसको आप एक हाथ में लीजिए और दूसरे पत्थर को कैसा लीजिए? हथौड़ी के जैसा इस्तेमाल कीजिए। और जिसको बनाना होता था उसको हथौड़ी नहीं, उसको ईंट के जैसा इस्तेमाल कीजिए। जैसे मान लीजिए एक पत्थर ए है जिसको मान लीजिए हथौड़ी मान लीजिए, और एक पत्थर ए है जिसको ईंट मान लीजिए। ठीक है। अब हमको इसका औजार बनाना है, ईंट को औजार बनाना है। ईंट को क्या बनाना है? औजार बनाना है। तो इस वाले पत्थर को इस पर आप पीटिए। तो जब पीटते हैं तो ये लोग इसी टाइप से औजार बनाते थे। जिसको औजार बनाना होता था उसको दूसरा पत्थर मानिए, और जिसको नहीं बनाना होता था उसको वो लोग हाथ में लेता था। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क यानी सल्क निकाले जाते थे। सल्क मतलब छोटे छोटे टुकड़े। जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, इस पत्थर को नोकीला बनाने के लिए यहाँ से छोटे छोटे धुरा निकाल लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े। जब टुकड़े निकाल लीजिएगा, इधर से छांट दीजिएगा तो एकदम बिल्कुल एकदम नोकीला टाइप का ये पत्थर ऐसा बन जाएगा। यानी यहाँ का जो जगह था वो झड़ के यानी नीचे चला आएगा ये पत्थर। ठीक है। तो जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए, वांछित मतलब नोकीला आकार वाला, जैसा वो आकार चाहते थे वैसा बच न जाए, तब तक उसको वो पत्थर मारा करते थे। तो पहला विधि ये था पत्थर से पत्थर टकराना। पहला विधि क्या हम लोग पढ़े? तो पत्थर से पत्थर को टकराना, याद रखिएगा। ये पत्थर से पत्थर को टकराना पहला विधि हम लोग का था। दूसरा, दबाव सल्प तकनीक दूसरे तरीका कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था
और इस क्रोट पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण, सल्क का मतलब जस्ट मैंने बताया छोटे छोटे टुकड़े को ये सल्क कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें निकाला जाता था, तो उसको दबाव सल्क तकनीक। यानी आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, वो पाषाण काल में औजार कैसे बनाते थे। तो पहला आपका ये है तकनीक औजार बनाने का, पत्थर से पत्थर टकराना, और दूसरा क्या है, दबाव सल्क तकनीक से। ठीक है, इतना पॉइंट का ध्यान रखें। आग की खोज के बारे में बात करेंगे, तो इंसान का सबसे बड़ा खोज अगर माना जाए तो वो पहला खोज है आग का खोज। कुरनूल गुफा, याद रखिएगा, कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखिएगा कि यहाँ कुरनूल गुफा जिसपे क्या मिला है, आग, राख का अवशेष मिला है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, शुरुआत के जो लोग थे आग जलाना सीख गए थे, इसीलिए वहाँ पर राख का अवशेष मिला है। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को पकाने के लिए, है ना, मांस को पकाने के लिए भी आग का यूज किया गया होगा, चाहे जो खतरनाक जानवर है उससे दूर रहने के लिए, कि आप घर के आगे वो लोग क्या करता होगा कि जहां भी आप लोग, वो लोग गुफा का यूज करता होगा, गुफा के आगे आग लगा देता होगा ताकि जानवर आग को देखकर भाग जाए। आपको पता होना चाहिए कि आग को देखकर कोई भी जानवर वहां से भाग जाता है, तो इसलिए भी वो लोग यूज आग को करता होगा। आग का यूज हम लोग पढ़ लिए। और आग का, राख का अवशेष कहाँ से मिला, तो कुरनूल गुफा से, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, हम लोग का जो न्यू पेज है इसमें आपको जो जितना भी आप पढ़ें उसका क्या मिलेगा, की पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पूरा स्थल किसे कहा जाता था। पूरा स्थल, तो पूरा स्थल किसे कहते थे, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर, वैसा स्थल जहाँ औजार, इमारत, औजार और इमारत और बर्तन का अवशेष मिलता होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पूरा स्थल। पाषाण औजार का निर्माण कैसे होता होगा, तो पत्थर को पत्थर से टकराने से और दबाव सल्क तकनीक से। ऐसे यानी पत्थर का औजार कैसे बनाए जाते होंगे, तो ये दो तरीका है, पत्थर को पत्थर से टकराव, और दूसरा तरीका ये है कि दबाव सल्क तकनीक से। ठीक है, आग का खोज के बारे में पढ़ेंगे, तो आग का खोज का देखिए, आग का खोज सबसे पहले कैसे हमको पता चला कि आग का खोज हुआ था या उस समय लोग आग का यूज करता था, तो ये पता चला हुआ था कुरनूल का गुफा है, जहाँ से क्या मिला है, यहाँ से राख का अवशेष मिला है, तो ये पता चल गया कि लोग वहाँ पर कैसा कैसा यूज करते थे। तो इम्पोर्टेंस यूज फॉर फायर, आग का यूज के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, क्या क्या करते होंगे महत्वपूर्ण, प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, और जानवरों से डरते होंगे तो उसके लिए, रक्षा करने के लिए आग का उपयोग करते होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक में आइए, नेक्स्ट पेज में, तो आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, इसका क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, जलवायु, बदलती जलवायु कैसी रही होगी वहाँ का, तो इसको बात करते हैं। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। ये 12,000 साल पहले की बात है कि दुनिया में क्या हुआ, जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर घास का मैदान बनने लगा, जिससे हिरण, बरहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जब घास का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, घास का क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वैसे जानवरों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी जो घास पर डिपेंड रहते होंगे। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे इनके पीछे आए, जैसे जो लोग भेड़, बकरी, बरहसिंघा, गाय का शिकार करते थे, हिरण का, वो लोग उसके पीछे पीछे यहाँ पर आए और इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन समय जानकारियाँ हासिल करने लगे। फिर वो लोग ये सोचने लगे कि गाय प्रजनन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जन्म, यानी वो लोग कब अपना, मतलब वो लोग के कौन सा रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, ये सब चीज़ जानने लगा लोग, कि कौन सा सीजन उन लोगों के लिए सही है, वो लोगों को खाने में क्या पसंद है, ताकि वो जानवरों से क्या करें कि उसको, जानवरों को अपने पास रख ले, खाने के लिए वो लोग स्टोर कर लें, कि जानवर जितना ज़्यादा रहेगा उतना वो उसके लिए सही रहेगा, कि भोजन उनके लिए ज़्यादा दिन का तैयार हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। जानवर तो थे ही थे, लेकिन मछली भी एक अच्छा स्रोत बन गई लोगों को खाने के लिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा उस समय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाम और तिथियां, थोड़ा सा ध्यान से समझें यहाँ पर। तो नाम, तिथियां, इसमें ऐसा मेनली कुछ है नहीं। देखिए, इस मैं बात को बता दूं आपको, इसका मैंने अपने जो इम्पोर्टेंट पेज है उस पर मैंने बनाया है बहुत अच्छे से, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। बाकी इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख लीजिए, बाकी मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पेज पर।
अब देखिए यहाँ पर आपको मैं अच्छे समझा देता हूँ, ताकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेहनत लगी है, लेकिन आपके लिए ही हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बदलती जलवायु। 12,000 साल पहले जलवायु चेंज की वजह से गर्मी बढ़ने लगी। 12,000 साल पहले की बात है कि यहाँ पर जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज हुआ, तो यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगी। इसी कारण घास की संख्या बढ़ी, साथ ही साथ घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी। ठीक है, जैसे गाय, भेड़, बारहसिंगा, ये सब का संख्या बढ़ने लगा। तो लोग जब बढ़ने लगा, तो मैंने जैसे समझाया कि वो लोग उसके पीछे करने वाले, जो लोग ऐसे जानवरों को खाने वाले थे, वो लोग इस जानवरों को पीछे आए, और पीछे आने के बाद अब यहीं से संग्रह के काम होने लगेगा। जानवरों का पालना, पशुपालन यहाँ से आना चालू हो जाएगा। ठीक है, देखिए नाम और तिथियों में बताते हैं आपको। आइए हम इसको बहुत अच्छे समझाते हैं आपको क्या मामला है। तो आरंभिक काल की बात करेंगे। तो आरंभिक काल, जिसके बाद पूरा पाषाण आया, यानी आरंभिक काल को ही हम पूरा पाषाण काल बोलेंगे, जिसमें पूरा का मतलब प्राचीन होता है और पाषाण का मतलब पत्थर होता है। आप ध्यान रखिएगा, आरंभिक काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, और पूरा पाषाण में पूरा का मतलब प्राचीन हुआ और पाषाण का मतलब पत्थर हुआ। ठीक है, तो आइए पूरा पाषाण काल को हम देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल को समझिए। यहाँ पर क्या है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख से लेकर 12,000 के बीच को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और पूरा पाषाण काल को मानव हिस्ट्री में कहा गया, मानव का इतिहास 99% इसी काल में घटा है। ये जो पूरा पाषाण काल देख रहे हैं, इसी काल में मानव का इतिहास 99% लगभग घटित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। पूरा पाषाण काल 3 भागों में है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन आप देखिएगा, तो इसका टाइम ड्यूरेशन है आपका 20 लाख से 12,000 के बीच में। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, चैप्टर फर्स्ट में पढ़े होंगे, आप जाके देख लीजिएगा। मध्य पाषाण काल का समय होता है 12,000 से 10,000 बिफोर क्राइस्ट, जबकि उत्तर पाषाण काल का बाद होता है 10,000 से लेकर अभी तक। बाद वाले समय को उत्तर पाषाण काल कहा जाता है, अभी तक नहीं, मतलब बाद वाले समय को पाषाण काल कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल, इसको क्या कहा जाता है? मेसोलिथिक कहा जाता था, मेसोलिथिक के नाम से बोला जाता था। माइक्रोलिथिक का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे औजार का समय था, उसको माइक्रोलिथिक युग कहा जाता है, जिसको लघु पाषाण काल कहा जाता है। तो लघु पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। इस समय क्या होता था? छोटे छोटे औजार का उपयोग होता था। मेसोलिथिक काल किस काल को कहते हैं? जो 12,000 से 10,000 के बीच वाले काल है, उसको मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पेज में आ जाइए, यहाँ इसमें आ जाइए। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से बहुत सुंदर उदाहरण है मध्य प्रदेश के दक्षिण उत्तर की गुफाओं से मिले चित्र। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इंपॉर्टेंट इसमें बात ध्यान रखने वाला ये है, सजीव चित्रण कहाँ मिला है? तो सजीव चित्रण मिला है आपको मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में सजीव चित्र मिला है। ठीक है, कौन क्या करता था, इस बात को ध्यान रखा जाए थोड़ा सा। तो आरंभिक लोग शिकार, फल मूल का मतलब क्या होता था? जड़, और फल को फल, मूल का मतलब जड़ कहा जाता है। ठीक है, संग्रह का मतलब स्टोर करते थे। ठीक है, वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। वो लोग क्या क्या करते थे? तो आरंभिक लोग शिकार करते थे, फल बटोरते थे और कंद बटोरते थे, ये सब चीजें। बाकी वो गुफाओं में क्या करते थे? चित्र भी बनाते थे और औजार भी बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? मतलब मेनली बात यह है कि क्या ऐसा हुआ है कि पुरुष औजार बनाते थे या महिलाएं औजार बनाती थी, या पुरुष फल बटोर के लाते थे या महिलाएं फल बटोर के लाती थी? तो वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती है। महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर कई काम एक साथ किया करते होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम महिलाएं करती होगी और कुछ तरह के काम पुरुष किया करते होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं रहती होगी। तो याद रखिएगा, उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्र में, सीधी सी बात है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं होना। परंपराएं का मतलब क्या हुआ? संस्कृति, अलग अलग परंपराएं। ठीक है, भारत में शुतुरमुर्ग की बात करेंगे तो ये देखिए आपके लिए बहुत अच्छा चीज है, आपको इस बात का शुतुरमुर्ग के बारे में पता चलेगा। तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। सोचिए, पूरा पाषाण समय के ही है शुतुरमुर्ग। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ से मिले हैं। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग का अवशेष मिला है। महाराष्ट्र के कहाँ से? पटने स्थल से। ठीक है,
इनमें कुछ छिलकों पर चित्रांकन मिला। बताइए, शुतुरमुर्ग के छिलका जो है उस पर चित्र बनाया हुआ मिला है, कुछ छिलकों पर क्या मिला है, चित्र मिला है। इन अंडों से मनके, मनके का मतलब क्या होता है, मनके का मतलब आपको बता दें थोड़ा सा। तो मनके का मतलब होता है ज्वेलरी, यानी गहना बनाना। जो आप गहना देखते हैं बना, औरत लोग जो पहनती होगी उस समय, उसको मनका कहा जाता है। औरत ही नहीं, खास करके पुरुष भी पहनते थे, ये दोनों लोग पहनता था, पुरुष भी और स्त्री भी। ठीक है, गहने का यूज। नेक्स्ट आइए, हुसंगी। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। तो यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले हैं। हुसंगी नामक जगह पे पूरा पाषाण के बहुत सारे स्थल मिले हैं, इसको हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कुछ पॉइंट जो हम लोग का न्यू पेज में आता है हर बार की तरह। तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, शैल चित्र। इनमें इनसे हमें क्या पता चलता था, तो मध्य प्रदेश प्लस दक्षिण उत्तर प्रदेश में हमको क्या मिला है, तो एक गुफा मिला है। उस गुफा में जंगली जानवर का सजीव चित्रण कराया गया है। सजीव चित्रण का मतलब क्या होता है, वैसा चित्र जिसमें ऐसा दिखे कि जिंदा है। सजीव का मतलब जिंदा चित्र, यानी देखने में लगता हो कि वाह, फील कर रहा है कि सच में ऐसा हो रहा है, तो उसको सजीव चित्रण कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मिला है। नेक्स्ट बात करें, कौन क्या करता था। तो स्टार्टिंग टाइम में अगर बात करें तो पहला शिकार का संग्रह, शिकार करते थे और संग्रह करते थे वो लोग। फल मूल का संग्रह करते थे, तो शिकार भी करते थे, फल और मूल का संग्रह भी करते थे। दूसरा में पत्थर का औजार बनाना चालू किया, गुफा में चित्र बनाते थे, यानी पत्थर का औजार भी बनाते थे, गुफा में चित्र भी बनाते थे। और कुछ काम महिलाएं करती थी या कुछ काम पुरुष करते होंगे, ऐसा देखा गया है। तो ये सब यही काम करते थे लोग। तो कौन क्या करता था, तो ये सब चीजें मैंने बता दिया। एक बात और ध्यान में रख सकते हैं आप कि अलग अलग परंपराएं भी रही होगी, अलग अलग मतलब उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं भी रही होगी उस समय। भारत में शुतुरमुर्ग की बात करेंगे तो भारत में शुतुरमुर्ग की देखिए, पूरा पाषाण काल के ही ये लोग शुतुरमुर्ग थे। महाराष्ट्र के पाटन में शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिला है। अंडे से मनके भी बनाया जाता था, उस समय ऐसा अवशेष मिला है कि अंडा से गहने वहने बनाया जाता था जो पहनने में काम आता था, उसको मनका कहते हैं। ठीक है, हुसंगी नाम की जगह से क्या मिला है, पूरा पाषाण स्थल में मिले हैं। अधिकांश औजार चूना पत्थर के बनते थे, वहां कहाँ से मिला है, हुसंगी से। हुसंगी से मिला है आपको पूरा पाषाण स्थल। वहां पे ये भी मिला है कि अधिकांश औजार जो थे चूना पत्थर से बनते थे, ऐसा वैसा साक्ष्य वहां पे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कई प्रकार के औजार मिलते थे। यहाँ पर वही पॉइंट को है, कई प्रकार के औजार मिलते थे। यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थल भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर, अधिकांश औजार कांची के मिले हैं, चूना पत्थर के बनाए जाते थे। झरना के पास भी कुछ औजार मिले हैं। तो ये सब चीजें हैं। पुरास्थल मैंने समझा दिया आपको, आवास स्थल भी समझा दिया, चूना पत्थर से मिला ये भी समझा दिया मैंने। तो आप एक बार इसको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देख लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको इसी में समझ में आ जाएगा। अब आइए अन्यत्र देखते हैं। अन्यत्र का मतलब ऐसा है कि जो आपका भारत में घटना घट रही थी, एशिया महाद्वीप में घट रही थी, ऐसे ही घटनाएं कहीं और देश में घट रही है, उसको अन्यत्र भाग में एनसीईआरटी खूबसूरती से दिया हुआ है। इस पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढिए। किसको ढूंढिए, फ्रांस को ढूंढिए। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। ये जो चित्र दिया हुआ है ये वाला नीचे, ये वाला चित्र, ये फ्रांस की एक गुफा का चित्र है। ठीक है, इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने किया था। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवर के चित्र होंगे, बहुत सारे जानवर के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंघा, सुअर और गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ये सब जानवरों का चित्र किया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे कि यहाँ पर बहुत सारे गुफा थे जहाँ पर चित्र मिले हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्र बनाए गए हैं। तो ऐसा ही कुछ फ्रांस में जगह है, वहाँ पर भी ये सब चीजें मिला है। ठीक है, इन रंगों को लौ ऑयस या चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता होगा। जो एक कलर देख रहे हैं, इस पे जो कलर लगाया हुआ है, तो इस कलर को कैसे 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 बनाया जाता होगा, ये सब कलर को, तो ये कलर बनाया जाता होगा लौ ऑयस और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से। ठीक है, यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था। अब कहा जाता है जैसे हम लोग होली में रंगोली बनाते हैं, दिवाली में रंगोली बनाते हैं, ऐसा ही ये सब फिगर को देखने से ये पता चलता है कि ऐसा चित्र ये लोग उत्सव का मतलब ये हुआ, आपको मैंने बता सकता हूँ। उत्सव अवसर का मतलब फेस्टिवल के समय में इसको बनाया जाता है, जब उस लोग अपने लिए उत्सव मनाते होंगे। या फिर शिकारियों के द्वारा शिकार निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए करवाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो शिकार करने जा रहा है, जैसे राजा अपने कोई आक्रमण करने कहीं जाता है, तो राजा के लिए क्या होता था, तो उसके लिए अनुष्ठान कराया जाता था, यज्ञ होता था, उत्सव मनाया जाता था उससे पहले।
फिर बाद में भी बनाया जाता था। तो ऐसे ही शिकारी जब शिकार करने जाता होगा तो उस समय ऐसे चित्र का प्रयोग करता होगा, तो पहले चित्र बनाएंगे, उत्सव मनता होगा, बहुत एक फेस्टिवल टाइप का मनाया जाता होगा, या वहाँ से आने के बाद भी हो सकता है कि वो लोग ऐसा काम करते होंगे, ठीक है, शिकार करने के बाद भी। तो ये सब चीज़ को आप समझ गए कि ये फ्रांस की बात है। तो ये आप जो फिगर देख रहे हैं, फिगर में देखिए ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट था थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अन्यत्र भाग में क्या क्या था, तो फ्रांस फ्रांस में गुफा चित्र था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो 2000 से मतलब 20,000 साल से 10,000 साल के बीच का था ये। 4 स्टूडेंट द्वारा खोजा गया था 100 साल पहले। कई जानवरों का चित्र है, जैसे में आप ऊपर में देख सकते हैं, कई जानवरों का चित्र मैंने बताया था, बारहसिंगा, और उसमें बहुत सारे जानवर थे, आप देख लीजिएगा। लौ अयस्क तथा खनिज के पदार्थों से इसका उथी बनाया गया होगा। कलर कलर को कैसा, तो लौ अयस्क का मतलब आपको ये हुआ लोहे के कुछ जैसे, खनिज का मतलब मिनरल्स, ये सबसे बनाया गया होगा। ऐसा लगता है इसको देखकर कि शिकारी कोई फेस्टिवल या पूजा जैसे अनुष्ठान पर ऐसे चित्र बनाते थे। मैंने इसको बता दिया है, फेस्टिवल या किसी तरह पूजा पाठ करने अनुष्ठान करते होंगे तो ऐसे चित्र का ही लोग उपयोग करते होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल गया है, एक क्वेश्चन के साथ एक चीज का और थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लें। इसमें है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, है ना। तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण युग 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले है, जबकि नौ पाषाण युग कब है, पूरा पाषाण नहीं है, मध्य युग है। पूरा पाषाण कब था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें, पूरा पाषाण कब था, आपको जस्ट हमने बताया था, आप जाके इसको देखिए, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी मध्य पाषाण का जब बता भी किया था, क्यों बताया आपको 2 बार, मध्य पाषाण और नौ पाषाण कब था, 1000 साल से पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन आप देख लीजिए, बना लीजिएगा, नहीं तो हम लोग इसका एनसीईआरटी सीरीज का एमसीक्यू भी लाएंगे और आपका डिस्क्रिप्टिव भी लाएंगे, तो आप उसमें जाके बना लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए अब चैप्टर नंबर 3 आएगा, आगामी लेक्चर आपका, उसको भी आप देखना ना भूलें। चैप्टर 3 आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, इस चैप्टर में क्या क्या आपको करना है अपने घर पे वर्क, इसके लिए, तो इसके लिए पहला वर्क ये करना है कि इस वीडियो को ध्यान से जब आप देख लिए तो इसका जस्ट एमसीक्यू भी लगा लीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो का एमसीक्यू और वीडियो आप देख लिए तो इसका 3rd पॉइंट में इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर, वो फिलो स्टडी का टेलीग्राम चैनल होगा, उस पर जाइएगा, वहाँ से पीडीएफ इसका उपलब्ध हो जाएगा। 4th नंबर, इसको बार बार मेनी टाइम्स इसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन मस्ट इम्पोर्टेंट है, करना ही करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जब नहीं समझ आए तो वीडियो आप देख सकते हैं, दोबारा से वीडियो को आप देख सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब बाकी आप इस सारी चीज़ों को ही देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये ऐसा स्क्रीन कर रहा हूँ, इस मत सोचिए कि हैंग कर रहा है, ठीक है। ये जो आप देख लिए तो इसको आप, बस यही है चैप्टर नंबर 2। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय।